हेलो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर अस्पित कौर है। वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। तो इससे पहले वीडियो में हमने ईडीआई के बारे में डिस्कस किया, अबाउट इट्स मीनिंग, अबाउट इट्स एप्लीकेशंस, कंपोनेंट्स, ठीक है, बेसिक्स उसका सारा हमने डिस्कस कर लिया, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस। तो इस वीडियो में हम ईडीआई के बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ ईडीआई, राइट। टाइप्स ऑफ ईडीआई। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप आती है ईडीआई की, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। मीनिंग तो आपको क्लियर है कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करते हैं ट्रेडिंग पार्टनर्स। ट्रेडिंग पार्टनर्स की डेफिनेशन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो सबसे पहला होता है डायरेक्ट ईडीआई या पॉइंट टू पॉइंट ईडीआई बोला जाता है इसे। इसके अंदर क्या होता है, एस्टैब्लिशेस अ सिंगल कनेक्शन बिटवीन टू बिजनेस पार्टनर्स। ईडीआई एक सिंगल कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है बिटवीन द टू इंडिविजुअल पार्टनर्स, टू बिजनेस पार्टनर्स। वन कनेक्ट विद ईच बिजनेस पार्टनर इंडिविजुअली। देखो एक डायग्राम देख के आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि देखो एक बिजनेस जो है वो इंडिविजुअली अपने अलग अलग पार्टनर्स के साथ एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू, ईडीआई के एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू वो अलग अलग पार्टनर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है और उनके साथ डीलिंग्स कर सकता है। अब कहते हैं ये अप्रोच ज्यादातर कौन यूज करता है, लार्ज कॉर्पोरेशंस हु एक्सचेंज अ हाई वॉल्यूम ऑफ ईडीआई डॉक्यूमेंट्स फ्रीक्वेंटली। देखो दो तीन चीजें एक ही पॉइंट में इन्होंने बता दी, एक तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, प्लस जो हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा एक्सचेंज करती हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट का डाटा होता है और वो बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी से एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, तो वो इस ईडीआई को यूज करते हैं। कहते हैं अंडर डायरेक्ट कनेक्शन मॉडल वन नीड टू परचेज अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट एनेबल्स। इसके अंदर एक बिजनेस को एक इतना बड़ा सॉफ्टवेयर पैकेज जो है वो परचेज करना पड़ता है जो सभी को सपोर्ट करे। किस किस को, सारे प्रोटोकॉल्स को, चाहे वो AS2 प्रोटोकॉल है, चाहे वो SFTP प्रोटोकॉल है या फिर FTPS प्रोटोकॉल है। तो इसका मतलब जो भी ईडीआई सॉफ्टवेयर आप लोगे वो इतना बड़ा और इतना एनरिच्ड होना चाहिए जो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को वो करे, सपोर्ट करे, ठीक है। कहते हैं ये मॉडल जो है वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि इसमें वाइड वेराइटी ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज हुए हैं। ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर होता है कि जो प्रोटोकॉल आपके पास है, सिमिलर सेम स्टैंडर्ड का प्रोटोकॉल आपके पार्टनर के पास है, तो बहुत इजीली डाटा एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप अलग अलग प्रोटोकॉल्स के साथ अपना डाटा एक्सचेंज कर रहे हो तो आपके पास वो सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। फिर क्या कहते हैं, बहुत फ्यू बिजनेसेस हैं जो टुडे आज की डेट में कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली टू ऑल ऑफ देयर बिजनेस पार्टनर्स। तो ये था हमारा फर्स्ट, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट ईडीआई। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ईडीआई वाया वैन। वैन की फुल फॉर्म वैल्यू एडेड नेटवर्क, राइट। अब कहते हैं वैन इज सिंपली अ सिक्योर एंड प्राइवेट नेटवर्क। वैन जो है वो सिंपली एक सिक्योर और प्राइवेट नेटवर्क है जिसके थ्रू ईडीआई डॉक्यूमेंट सेंड भी किए जा सकते हैं और रिसीव भी किए जा सकते हैं बिटवीन द ट्रेडिंग पार्टनर्स, ठीक है। अब वैन के अंदर अगर हम ईडीआई का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वैन, वैल्यू एडेड नेटवर्क, तो हमारे पास एक मेल बॉक्स होगा। ऑर्गेनाइजेशन विल बी प्रोवाइडेड विद मेल बॉक्स, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स उसी मेल बॉक्स के थ्रू सेंड किए जाएंगे और उसी मेल बॉक्स के अंदर रिसीव किए जाते हैं। मोस्ट वैन प्रोवाइडर्स ऑफर्स एंड अलर्टिंग सर्विसेज। जो वैन प्रोवाइडर्स होते हैं वो साथ साथ अलर्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं जो कि हमें अलर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे ही हमारे पास कोई ईडीआई की मेल आती है तो अलर्ट आ जाता है, ठीक है। अगर हम मेल भेज रहे हैं, ठीक है, तो सेंडर रिसीवर के पास अलर्ट आ जाएगा। तो ये दोनों को ही अलर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इन एडिशन टू सिक्योर कम्युनिकेशन ईडीआई वाया वैन डिलीवर्स, मतलब कहते हैं सिक्योर कम्युनिकेशन के साथ साथ ये और भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि फुल मेल बॉक्स सर्विस, क्योंकि मैसेजेस ऑटोमेटिकली रूटेड होते हैं। रूटेड मतलब उनका रूट जो है वो कहाँ पे जाएंगे, वो मेल बॉक्स सर्विस, मेल बॉक्स के अंदर जाएंगे और कहाँ से सेंड किए जाएंगे, मेल बॉक्स के थ्रू सेंड किए जाएंगे। ऑटोमेटिकली उनका रूट वो मेल बॉक्स बन जाता है, ठीक है। फिर कौन सी सर्विसेज, कहते हैं इंस्पेक्शन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑल ईडीआई मैसेजेस। तो जो वैन है, वैन के थ्रू फ्रॉड के चांसेस बहुत कम है। ऑथेंटिकेटेड मैसेजेस ही आते हैं ईडीआई के और इंस्पेक्ट होके आते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं सारे ईडीआई मैसेज को वैन के थ्रू ट्रैक भी किया जा सकता है और रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। मैसेज की नोटिफिकेशन जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अलर्टिंग सर्विसेज, तो मैसेज की नोटिफिकेशन भी मिलती है इसके अंदर।
और एंसिलरी सर्विसेज जैसे कि डाटा बैकअप एंड रिकवरी एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सर्विसेज भी वैन प्रोवाइड करता है। मतलब अभी तक हमने दो कर लिए, या तो डायरेक्ट ईडीआई या ईडीआई थ्रू वैन। फिर हमारे पास आता है ईडीआई थ्रू AS2, ठीक है। इसके अंदर पता है क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ AS2, तो इसके अंदर हमेशा आपका जो कंप्यूटर सर्वर है वो हमेशा ऑन रहना चाहिए। क्या बोल रहे हैं देखो, रिक्वायर्स द रिसीविंग ऑर्गेनाइजेशन सर्वर्स टू बी ऑलवेज लिसनिंग आउट। हमेशा वो लिसन, मतलब हमेशा वो ओपन है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ कॉल टू अ फोन विद नो आंसरिंग मशीन। इसका मतलब है कि हम कॉल कर रहे हैं विद नो आंसरिंग मशीन, लेकिन वो कॉल हमेशा ऑन रहनी चाहिए। जहां पे कहते, जहां पे भी आपका सर्वर इज नॉट अवेलेबल टू टेक द कॉल, वहीं पे वो मैसेज मिस हो जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। 10, तो इसका मतलब अगर EDI वाया AS2 कर रहे हैं तो ऑलवेज बी अवेलेबल टू रिसीव द EDI ट्रांसमिशन। क्लियर हो गया। तो इसके अंदर हमेशा आपका सर्वर ऑन रहना चाहिए, लिसनिंग आउट रहना चाहिए, क्योंकि जहां पे आपका सर्वर नॉट अवेलेबल हुआ वहीं पे मैसेज जो है वो मिस हो जाएगा, मैसेज रिसीव नहीं होगा। फिर आता है हमारे पास EDI वाया FTP, VPN, SFTP, FTPS, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके अंदर कहते हैं अगर हम अकेला FTP यूज करते हैं, FTP बाय इटसेल्फ डज नॉट प्रोवाइड द सिक्योरिटी नीडेड फॉर डॉक्यूमेंट एक्सचेंज। तो अकेला फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इतना सिक्योर्ड प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। फॉर दिस रीजन बिजनेसेस दैट यूज FTP यूज इट इन कंजक्शन विद VPN सॉफ्टवेयर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो कहते हैं जो भी FTP को यूज करते हैं वो उसके साथ साथ किसको यूज करते हैं, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सॉफ्टवेयर को भी यूज करते हैं, ठीक है। विच प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी लेयर नीडेड, क्योंकि VPN वो सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है जो कि EDI करने के लिए जरूरी है, ठीक है। EDI सिक्योरली करने के जरूरी है। अब जो बाकी के दोनों प्रोटोकॉल्स हैं SFTP या FTPS, ये दोनों प्रोटोकॉल भी सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं। इनके काम करने का तरीका सिर्फ डिफरेंट है। देखो मेजर डिफरेंस यही है बिटवीन द टू इज हाउ ईच प्रोवाइड्स सिक्योरिटी एंड परफॉर्म्स इनक्रिप्शन। डिफरेंस इनका कहाँ पे है कि दोनों सिक्योरिटी और इनक्रिप्शन अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज इनमें सिमिलर क्या है, बोथ प्रोटोकॉल्स इनक्रिप्ट द डाटा वाइल इन ट्रांजिट। दोनों के दोनों प्रोटोकॉल इनक्रिप्ट कर देते हैं डाटा को, कोडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं जब वो ट्रांजिट में होता है, कीपिंग इट सेफ वाइल मूविंग ओवर द इंटरनेट, राइट। फिर क्या कहते हैं, देन डिक्रिप्ट इट अपॉन अराइवल एट इट्स डेस्टिनेशन। जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो वहां पे इसको डिक्रिप्ट कर दिया जाता है। क्लियर हो गया। फिर आता है वेब EDI। वेब के अंदर हम क्या यूज करते हैं, ब्राउजर यूज करते हैं, ठीक है। वेब EDI में क्या होता है, जो स्मॉल और मीडियम साइज्ड बिजनेसेस होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, टर्न अराउंड एंड मैनेज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स यूजिंग अ ब्राउजर। ब्राउजर यूज करके वो लोग EDI के फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली इस पॉइंट के अंदर ना ट्रेडिशनली बेस्ड जो एक मॉडल था हब एंड स्पोक मॉडल, उसकी बात करी गई है। हब पता है कौन होते हैं, इन विच द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स एक्ट एज द हब एंड द स्मॉलर पार्टनर्स एज द स्पोक्स। जो बड़े बिजनेसेस हैं जो EDI को मैनेज कर सकते हैं वो हब होते हैं, और जो उनके छोटे छोटे पार्टनर्स हैं स्मॉल, ठीक है, मीडियम साइज बिजनेसेस, वो स्पोक्स होते हैं। तो इन दिस मॉडल होता क्या है, इस मॉडल में जो हब ऑर्गेनाइजेशन है वो EDI इम्प्लीमेंट करती है और डेवलप करती है एक वेब फॉर्म डेवलप कर दी। अब वो वेब फॉर्म ऑप्शन जो है वो ऑप्शन यूज करती हैं स्मॉल एंड मीडियम साइज ट्रेडिंग पार्टनर्स अपने डॉक्यूमेंट्स को उन तक पहुंचाने के लिए। मतलब EDI इम्प्लीमेंट करता है हब, लेकिन स्पोक्स जो है वो क्या यूज करते हैं, वेब फॉर्म्स ऑप्शन को यूज करते हैं विच इज क्रिएटेड बाय द हब, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, दीज वेब फॉर्म्स, जो ये वेब फॉर्म्स हैं मे बी होस्टेड ऑन द हब साइट, चाहे ये होस्टेड होंगी हब की साइट के ऊपर या फिर ये होस्टेड हो सकती है EDI नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, कि वो जो बड़ी बड़ी होती हैं कंपनीज जो EDI नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो ये जो वेब फॉर्म्स हैं या तो हब के साइट पे होस्टेड होंगी या फिर ये EDI सर्विस प्रोवाइडर की नेटवर्क पे होस्टेड होंगी, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं कनेक्ट टू द वेब फॉर्म्स
जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, चाहे वो स्मॉल है, चाहे वो मीडियम है, चाहे वो हब है, चाहे वो स्पोक्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वेब फॉर्म्स। और वेब फॉर्म्स किसकी हेल्प से कनेक्ट होते हैं? विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर टू एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। फिर सिक्स्थ हमारे पास आता है मोबाइल ईडीआई। मोबाइल, यस राइट, ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स। अब इसके अंदर कहते हैं emerging area for EDI is within mobile communication। ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर EDI परफॉर्म की जाती है within mobile communications। कहते वैसे EDI एप्लीकेशंस कभी भी मोबाइल फोन यूजर्स के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। EDI एप्लीकेशंस वर नॉट डिजाइन्ड विद द मोबाइल यूजर इन माइंड। लेकिन बहुत सारे मोबाइल EDI एप्लीकेशंस ने इस चीज को स्टार्ट कर दिया। जैसे पहले कभी हमने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी अच्छी ऐप्स आएंगी, है ना। हम अपने मोबाइल के थ्रू, अब गूगल पे एक ऐसी ऐप है जिसके थ्रू आप इमीडिएट इंस्टेंट पेमेंट्स कर सकते हो। अर्लियर हमें इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू वो बिजली के बिल भरने कितने डिफिकल्ट लगते थे, लेकिन हमें गूगल पे के थ्रू कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगता। आई एम यूजिंग, अगर आप नहीं यूज कर रहे तो जरूर यूज करो। ठीक है। फिर क्या कहते हैं, इसी तरह के और EDI एप्लीकेशंस जो आ चुके हैं मोबाइल के ऊपर, उन्होंने इस चीज को और बेटर कर दिया। मतलब पहले नहीं सोचा था कि EDI मोबाइल के थ्रू भी पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशंस ने इस चीज को पॉसिबल कर दिया। ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से ये खुद ही इट हैम्पर्ड इट्स डेवलपमेंट, जो इसकी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो सकी। जैसे कि कहते क्वालिटी एंड साइज ऑफ द स्क्रीन। क्वालिटी एंड साइज ऑफ द स्क्रीन जो है वो एक रिलेटिवली एक ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है, क्योंकि ये ज़्यादातर पुअर होते हैं। ठीक है। हम अब वैसे भी देख लो, बड़ी स्क्रीन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर पढ़ के ज़्यादा अच्छा लगता है या फंक्शन परफॉर्म करके ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय कि मोबाइल फ़ोन, वहाँ पे आपका आइज स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है। तो कहते हैं ये जो पुअर सर्विसेज या पुअर क्वालिटी एंड साइज ऑफ द स्क्रीन, इनकी वजह से ये खुद ही मोबाइल के ऊपर ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी एडवेंट ऑफ द आईपैड एंड अदर टैबलेट कंप्यूटर्स, इनकी जब से ये आए हैं आईपैड या टैबलेट कंप्यूटर्स, इन्होंने ज़रूर इसको ऑल्टर कर दिया और ये इसको अचीव करने में हेल्प करी कि आज की डेट पे काफ़ी सारे लोग EDI परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। अब आ गया EDI आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग का वैसे मतलब होता है कि हम किसी थर्ड पार्टी से काम करवा के उन्हें उसके बदले में पेमेंट देते हैं। ठीक है। आउटसोर्स करवाना, थर्ड पार्टी से काम करवाना। तो देखो कहते हैं अगर हम EDI खुद इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंटिंग EDI requires access to a broad range of skills and capital investment in hardware as well as software। तो अगर हम खुद EDI इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगेगी, बहुत ब्रॉड रेंज ऑफ स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी और कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, हार्डवेयर के लिए भी और सॉफ्टवेयर के लिए भी। तो इसीलिए क्या करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैनेज करते हैं अपनी सर्विसेज आउटसोर्सिंग ऑफ EDI प्रोग्राम के थ्रू। आउटसोर्सिंग का मतलब टू थर्ड पार्टी प्रोवाइडर की जो EDI सर्विसेज है वो कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइड करती है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके बदले में चार्जेस पे करती है। ठीक है। इसका की रीजन क्या है आउटसोर्सिंग का? ताकि हमारी जो अपनी कॉस्ट है ना वो रिड्यूस हो सके, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। अगर हम खुद सारा इंफ्रास्ट्रक्चर EDI का अपना लेना चाहते हैं तो ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड। तो इस चीज़ को डिक्लाइन करने के लिए हम आउटसोर्सिंग कर लेते हैं। जो एक एजेंसी है जो कंप्लीट EDI पैकेज प्रोवाइड कर रही है वो हमारे बिहाफ पे हमारे फंक्शंस परफॉर्म करेगी और उसके बदले में हम उसे मंथली या कुछ भी जो उनके बीच में एग्रीमेंट होगा तो वो कुछ पे करेगा। ठीक है। तो इसीलिए लोग आउटसोर्सिंग रेफर करते हैं। फिर कहते हैं लेकिन आउटसोर्सिंग से पहले आप ये चीज़ ज़रूर देख लीजिए कि वो जो आउटसोर्सिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प कर रही है। Ensure that there must have access to the right level of skills। मतलब जिस तरह के स्किल्स आप देना चाहते हो क्या वो एजेंसी आपको उसी तरह के स्किल्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है टू डिलीवर द रिक्वायर्ड सर्विस। ठीक है। और उसके अलावा इसके और भी बेनिफिट्स हैं। कौन से? जैसे कि देखो देयर आर अदर बेनिफिट्स। अगर तो आपकी जो आउटसोर्स एजेंसी है वो आपको हमेशा मतलब ऑलवेज हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अगर वो हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करती है और आपको मोस्ट अप टू डेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है तो आउटसोर्सिंग बहुत बेनिफिशियल है।
और अगर वो आपकी बिजनेस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प कर रही है बाय डिलीवरिंग अ न्यू लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आउटसोर्सिंग बेस्ट है। फिर क्या कहते हैं, अगर वो आपकी बिजनेस एजिलिटी को, मतलब कि आपकी स्पीड को इम्प्रूव करनी, बिजनेस एजिलिटी होता है टू मूव फास्ट बाय गिविंग यू अ मीन्स टू क्विकली एंटर न्यू मार्केट्स एंड टेरिटरीज, कि वो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है या इस हद तक आपकी हेल्प कर रही है ताकि आप क्विकली एंटर कर सको न्यू मार्केट्स में और टेरिटरीज के बीच में, ठीक है, तो फिर वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। फिर क्या कहते हैं, ईडीआई सॉफ्टवेयर, लास्ट वन इज ईडीआई सॉफ्टवेयर। यस, सही सुना आपने, लास्ट वन इज ईडीआई सॉफ्टवेयर। तो इसके अंदर क्या है, कुछ जो बहुत लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो सब कुछ चाहती हैं कि हम खुद परफॉर्म करें, तो वो पूरा ईडीआई सॉफ्टवेयर खुद प्रेफर करते हैं, प्रेफर टू रिटेन कंट्रोल ऑफ देयर ईडीआई इन्वायरमेंट। वो चाहते हैं कि हमारे ईडीआई इन्वायरमेंट के ऊपर हमारा ही कंट्रोल रहे रेदर देन आउटसोर्सिंग, क्योंकि अगर हम आउटसोर्सिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी उन तक जाएगी ही जाएगी। फिर फ्यूचर में हमें डर लगा रहता है कि कहीं हमारी इन्फॉर्मेशन कहीं लीक ना हो जाए, तो इसलिए कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस खुद की ईडीआई ही प्रेफर करते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ देयर ईडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर और यूजिंग होस्टेड ईडीआई सॉल्यूशंस, या तो वो खुद अपना ईडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं या फिर होस्ट करते हैं ईडीआई सॉल्यूशंस को, ठीक है। कहते हैं इम्प्लीमेंटिंग ईडीआई सॉफ्टवेयर, अगर आपने ईडीआई सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना है ऑन अ नेटवर्क ऑफ पीसीज बिहाइंड अ कंपनी फायरवॉल विल बी प्रेफर्ड ऑप्शन टू टेक, ये भी एक ऑप्शन है जो ऑर्गेनाइजेशंस ले सकती हैं। लेकिन खुद की ईडीआई इम्प्लीमेंट करना मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ एम्पल ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होना। वंस द सॉफ्टवेयर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, एक बार अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद मेंटेनेंस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। देखो, जैसे हम कहते हैं ना, घर बनाना तो ईजी है, मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, या फिर इमेज बनानी तो ईजी है लेकिन अपनी इमेज को मेंटेन करके रखना बहुत डिफिकल्ट है ना। तो उसी तरह से कहते हैं एक बार ईडीआई सारी इम्प्लीमेंट तो कर ली आपने, इंस्टॉल भी कर ली, लेकिन आपको साथ के साथ उसे मेंटेन भी करना पड़ेगा, आपको आईटी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी उसे मेंटेन करने के लिए। एंड व्हेन एवर, जब भी अपग्रेडेशन की ज़रूरत होगी साथ के साथ आपको अपग्रेडेशन भी करनी पड़ेगी। कहते हैं इसी वजह से बहुत सारी जो स्मॉल कंपनीज है ना, मेनी कंपनीज स्पेशली स्मॉलर साइज्ड बिजनेस, इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होने की वजह से वो खुद का ईडीआई सॉफ्टवेयर मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है। और इसीलिए वो क्या करते हैं, दे विल चूज टू यूज होस्टेड और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बेस्ड ईडीआई। वो बाहर से सर्विसेज लेते हैं, बाहर होस्ट करवाते हैं और कुछ पेमेंट्स कर देते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, और वो खुद का जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते ईडीआई। क्लियर हो गया? तो ये थे 8 टाइप्स ऑफ ईडीआई। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।